मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा धारा गंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं बीपीएससी मॉडल पेपर 5। और ये खाली 29 तारीख की परीक्षा के लिए नहीं बनाया जा रहा है वीडियो, जो 11 से 20 जून के बीच में होगा पीजीटी के लिए, उस स्टेट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या है। तो मॉडल पेपर लेकिन व्याख्या सहित इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए इसमें पूछा है कि केशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति। कह रहा है इनमें से केशाम किसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो इसमें दिया हुआ अनुस्वारस्य मानस्य स्वराणाम अंतस्थानाम ऊष्मणाम, तो किसका हो जाएगा अनुस्वारस्य मानस्य अनुस्वारस्य मानांच। तो पहले देखिए नासिका में कौन कौन सा आता है। ई यम मा न म, क्या क्या हो जाता है नासिका में, क्या हो जाएगा ये। यहाँ इसमें देखिएगा कि एक चीज़ देखिएगा कि जो पांचों अनुस्वार है तो उसका दो दो उच्चारण स्थान बनता है। एक तो नासिका में पांचों आ जाते हैं और फिर उसके बाद जिस वर्ग का वो रहता है क वर्ग में जैसे आता है ना, तो काखा का अंगा, तो इसका उच्चारण स्थान दो हो गया। एक तो कंठ हो गया और फिर एक नासिका है। इसी तरह से अच्छा जजा इया, तो इचु ऐसा नाम तालु, तो तालु का तो हुआ, इसका तालु भी है और नासिका भी है। तो इसी तरह से देखिएगा पांचों का दो दो उच्चारण स्थान बनता है। तो कौन सा हो जाएगा अनुस्वाराय अनुस्वारय मानांच, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पूछा है कि स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम, मतलब पूरे जो स्वर हैं, स्वर कितने हैं संस्कृत में, स्वर कितने माने गए टोटल 9, और मूल स्वर कितने होते हैं 5। मूल स्वर में आ ई उ रे रे, ये 5 मूल स्वर हैं, और फिर ए ओ आई औच जो 4 और बढ़ जाता है वो 9 हो जाते हैं मिला करके, तो टोटल स्वर 9 हो गए। तो इसे में पूछा है स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न, तो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है 2 प्रयत्न। वहाँ ये ऐसा नहीं करिएगा, ऑप्शन में 5 भी रहेगा और 11 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। तो जब वो पूछेगा कि प्रयत्न कितने प्रकार का होता, तब हो जाएगा 2, कितने 2 आभ्यंतर और बाह्य। और जब वो आभ्यंतर पूछे कितने प्रकार का है तो 5, और बाह्य पूछे तो 11। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछा है कि स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न किम, तो स्वरों का क्या होता है आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत सूत्र है ना, विवृतम स्वराणाम, क्या है विवृतम स्वराणाम। और यहाँ पे देखिएगा ये जो समृत है ह्रस्वा है ना, इसे ते उच्चारण की अवस्था में जो ह्रस्वा होता है वो क्या होता है समृत होता है, लेकिन प्रयोग या प्रक्रिया की दशा में वो किस में रहता है विवृत में। वही ह्रस्वा प्रयोग या उसमें क्रिया के सिद्धि के अवस्था में विवृत होता है। बाकी स्पृष्ट क्या होता है, ईसत स्पृष्ट क्या होता है, यावर आला स्पृष्ट क्या होता है पंडित जी, ये ईसत स्पृष्ट है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब क्या हुआ यवराला, ठीक है। और स्पृष्ट क्या हो गया कादियो मावसाना, का से माँ तक क्या होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल 25 वर्ण, का से लेकर के माँ तक स्पृष्ट हो गए। हो गया क्लियर हो गया ना। आगे दिया है तीसरे नंबर पे
अगला पूछा है तुल्यास प्रयत्नम किम। तुल्यास प्रयत्नम किम, तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम क्या है, एक तो यहाँ पे दिया हुआ सवर्ण, इसको देखिएगा। तुल्य मतलब होता है क्या, बराबर। क्या होता है, बराबर। और आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। और प्रयत्न का मतलब क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न से यहाँ लिया गया है। ठीक है, अभ्यंतर होता दो है, लेकिन यहाँ पे जो गणना किया गया है अभ्यंतर प्रयत्न का। ठीक है पंडित जी। चौथा क्वेश्चन है एंगः पदांता दत्ति। क्या, एंगः पदांता दत्ति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है। एंगः पदांता दत्ति को किस संधि के नाम से जानते हैं? पंडित जी भूल जा रहे हैं क्या? पूर्व रूप। किस संधि के नाम से? पूर्व रूप संधि के नाम से जानते हैं। इसी में हाँ, जैसे इसमें दिया है, ये एंग क्या है, एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। इसी में आता है ए और ओ। अब इसी के बाद अगर ह्रस्व आ रहा है, क्या आ रहा है? ह्रस्व आ, तो इसी ह्रस्व आ को ही, इसी ह्रस्व आ को ही क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ है ना हरे अव, कौन सा है? हरे अव। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। आगे दिया है मधु प्लस अरिह इत्यस्य संधि पदम निर्णयम। इसमें संधि पद का क्या है, निर्णय कीजिए। तो बताया है कि मधु प्लस हरि, इसमें क्या बन जाएगा चारों ऑप्शन में से? तो क्या हो जाएगा? मध्वरी। कौन सी संधि है? तो जो मधु का ऊ है, इसी को क्या हो गया है? ऐसा कब होता है? ठीक है ना। तो ई ऊ री ली को क्या हो जाता है? यावा राला हो जाता है। मतलब ई ऊ री और ली को यण में क्या आ जाता है? यावा रा ला हो जाता है। क्या हो जाता है? यावा राला हो जाता है। ठीक है ना। तो कौन सी संधि इसमें हो गई? यण संधि। अगला पूछा है स्टुनाष्टु सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मतलब इस सूत्र के ष्टुत संधि का है सूत्र, तो इसी में कह रहा है इस सूत्र से ये जो अधिष्ठाता बना है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो कौन सा सही हो जाएगा पंडित जी? हाँ, बी वाला, अधिस प्लस थाता। तो इसमें देखिए क्या है? मूर्धन्य सा, फिर उसके बाद एक किसका है? किस वर्ग का है? टा वर्ग का। तो इसका मूर्धन्य सा को फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे ये तो वही है जैसे का तैसा है। मूर्धन्य सा पे क्या बदला है? ठा हुआ है पंडित जी। क्या हुआ है ना? क्या हो गया? था को ठा हो गया। बाकी जगह यहाँ देखिए आदेश यहाँ तो है, ये नहीं है। ये दंती सा भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। सा ये मूर्धन्य सा के बाद आना चाहिए टू वर्ग, तो फिर उसी को आदेश हो जाता है, स्टू है आदेश हो जाता है। आगे पूछा है कि विद्येश्वर्यम इति केन सूत्रेण भवति। विद्येश्वर्यम इति केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र से हुआ इसमें संधि? किससे? वृद्धिरेचि से। और ये क्या करता है? वृद्धादय से संज्ञा करता है। और जब संधि आपको करना होता है, विधि सूत्र लगाना होता है, तो क्या लगता है? विद्धिरेचि। कौन सा सूत्र है?
विधि। ठीक है, तो वृद्धिरेचि विधि सूत्र है और विद्रादेज संज्ञा सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? अरे पंडित जी, ये विधि सूत्र है। जो गुण का है वो अधेन गुण है संज्ञा सूत्र, और आद गुणा है विधि सूत्र। तो विद्येश्वर्य में कौन सी संधि हुई है? वृद्धि संधि हुई है, लेकिन उसमें किस नियम से यहाँ लगा है? तो वृद्धि रेचि से सिद्ध हुआ है। ये तो सिर्फ संज्ञा करता है वृद्धिरेचि। ठीक है, अगला देखिए, इसमें पूछा है कि वाल्मीकि रामायण प्रधान रसः, वाल्मीकि रामायण में प्रधान रस कौन सा है? तो कौन सा है पंडित जी? करुड़। इसी के आधार पे भवभूति भी लिखे हैं। कौन सा नाटक? उत्तर रामचरितम। तो उसमें भी कौन सा रस है? करुड़ रस। ये वीर रस वाला हो गया किरात आपका, और शिशुपाल वध, और बेड़ी संहार वाला हो गया। फिर शांत वाला क्या है? महाभारत। और बुद्ध का उनका है ना, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरित पंडित जी, बुद्ध चरितम किसका है? अश्वघोष की रचना है। कितने सर्ग हैं उसमें? 28। ठीक है, हो गया ना। आगे देखिए, पूछा है कि रामायणे श्री रामस्य ऋषिमुख पर्वत निवासो वर्णितः। जब सीता जी का हरण करके लेके चला जाता है रावण ना, तो राम जी ढूंढते ढूंढते इसी पर्वत पे जा पहुंचते हैं जहाँ बाली रहता है। कौन रहता है? बाली सुग्रीव जहाँ रह रहे थे दोनों लोग, तो वही पर्वत है ये वाला। तो वही पूछा, ये मैटर आया कहाँ है? तो किस कांड में है? किष्किंधा कांड में। इसी में उन लोगों की मित्रता होती है और इसी में बाली वध होता है। किसमें? किष्किंधा कांड में। बाकी बाल कांड में बता ही दिए थे इसके पहले वीडियो में, गंगा अवतरण, श्री राम जन्म इत्यादि, अहिल्या उद्धार। सुंदर कांड में, अच्छा इसमें मान लीजिए पूछ ले संजोग से कि सुंदर कांड में इसका नायक कौन है, तो यहाँ हनुमान जी माने जाएंगे। उनका एक नाम सुंदर भी है, हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है। कौन सा कांड है? 128 सर्ग है। सुंदर कांड में कितना सर्ग है? 68। आगे देखिए, आगे कह रहा रामायणे सबरी वृत्तान्तः कस्मिन् कांडे अस्ति। सबरी वृत्तान्तः किस कांड में है? तो अरण्य में। किस कांड में है? अरण्य कांड में। इसको नाटक में यदि हम लोग लेते हैं ना, तो किसके अंतर्गत आता है? प्रकरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रकरी, जटायु और सबरी का जो वृत्तांत है वो आता है प्रकरी के अंतर्गत, और सुग्रीव आदि की जो मित्रता है वो पताका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? अरण्य कांड। यहाँ देखिए दिया है कि राम ताड़का वधम कस्य आज्ञा चकार। तो राम जी को मांगकर कौन लेके गए थे? विश्वामित्र। अयोध्या से जो है राजा दशरथ से मांग करके लेके गए थे। कौन? क्योंकि भाई यज्ञ इत्यादि जब हो रहा था वहाँ, तो व्यवधान कर रहे थे राक्षस लोग, तो उन्हीं का संहार करने के लिए विश्वामित्र जी लेके गए थे। तो ताड़का वधम कस्य आज्ञा चकार, कौन लेके गए थे? विश्वामित्र जी लेके गए थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। आगे देखिए, आगे दिया है महर्षि वेदव्यासः कतिभिः वर्षैः महाभारतम कृतवान। जो है महर्षि वेदव्यास है, कितने वर्षों में महाभारत लिखे थे? तो 3 वर्षों में लिखे थे। कौन सा हो जाएगा सही? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। मतलब 1 लाख श्लोक था, तो भाई कुछ दिन तो लग ही जाएगा ना। तो 3 वर्ष लग गया महाभारत लिखने में।
इनकी माता जी का क्या नाम था? वेद व्यास जी के माता जी का क्या नाम था? सत्यवती। पिताजी का क्या नाम था? पराशर। आगे देखिए, आगे दिया है महाभारते अंतिमम पर्व किम। महाभारत में अंतिम पर्व है, तो सब भाई कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में। कहाँ? स्वर्ग में। ये वाला है ना। इसके पहले वाला कौन सा सत्र है? महाप्रस्थानिक है ना, 17। और 18वां क्या है? स्वर्गारोहण है। आप लोग किसी ट्रिक से याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा ना। एक है आदि सभा में बन गए, विराट उद्योग भीष्म किए, ऐसे एक शॉर्टकट है। हाँ, द्रोण एक कैसे करके आदि सभा में बन गए, विराट उद्योग भीष्म किए, और फिर आगे द्रोण पता नहीं कैसे करके, अभी याद नहीं आ रहा है। याद आ गया, इसी बीच में आ जाएगा तो पूरा बता ही देंगे, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से आप ट्रिक बना लीजिएगा, हम तो अपने से ऐसे बता रहे थे। निम्नलिखितेषु आख्यानमिदं महाभारते विद्यते। कह रहा है इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा आख्यान महाभारत में विद्यमान है या है वहाँ? तो कौन सा हो जाएगा पंडित जी? रामोपाख्यानम। और इसी में जब दे देगा 3 ठो महाभारत का रहेगा और 1 ठो नहीं, हाँ दूसरे का दे दे। रामोपाख्यान का वर्णन जो महाभारत में किया गया है तो वन पर्व में। अब इसी से ये भी आपको पता चलता है कि भैया रामायण जो है इसके पहले की रचना है। पंडित जी, ये रामोपाख्यान की चर्चा महाभारत में हुई है, तो यही माना जाएगा ना कि रामायण इसके पहले की रचना है, क्योंकि रामायण में उसका कोई अंश नहीं है महाभारत का। और जबकि रामायण का महाभारत में चर्चा है, तो क्या माना जाएगा कि आदि कवि इसीलिए किसको बोला जाता है? वाल्मीकि जी को। आया ना समझ में? आदि कवि बोलने का रीजन क्या है? देखिए, देख ही लीजिए। तो आदि कवि, आर्ष कवि वाल्मीकि को ही बोलते हैं। अगला पूछा है इसमें कि यक्ष संवाद कहाँ से लिया गया है? तो ये भी मैटर कहाँ से लिया गया है? संवाद वाला महाभारत से है वो। हाँ, महाभारत से ही है भैया। यक्ष संवाद, वो पानी पीने जा रहे थे तीनों चारों भाई वहीं। हाँ, वो लोग वहीं सिधार गए थे स्वर्ग। तो जब युधिष्ठिर गए थे तो वहीं जो है यक्ष के प्रश्नों का पूरा उत्तर बताए थे, फिर उनके सभी भाइयों को जीवित किए थे वो। तो ये वहीं का मैटर है महाभारत का। अगला है, देखिए पुराण का है। मद्वयम भद्वयम इत्यादि श्लोकों में मद्वयम से 2 पुराणों का ग्रहण किया जाता है। वह कौन सा है? दोनों मद्वयम से। तो इसका क्या है? मद्वयम भद्वयम व्रत। आगे पूछा है ना अति स्वल्पा ना अति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह कस्य लक्षणम अस्ति। तो कह रहे हैं ना अति अधिका इह। तो वो कह रहे हैं इससे संबंधित किसका लक्षण है, किसको कहा जाता है, किसमें 8 से ज़्यादा सर्ग ना, मतलब 8 से कम सर्ग ना हो। न्यूनतम बोले, न्यूना से कम एकदम बोल रहे हैं कि सबसे कम सर्ग होने चाहिए। तो किसका लक्षण है ये? महाकाव्य का बोले ना। बाकी ऊपर तो देखिए 8 के बाद ही शुरू हो गया है, 500 सर्ग तक तो रामायण में ही है। आगे यहाँ पे दिया है अधस्तन वर्गयो समीचीनम विष्णुत। तो यहाँ बताए हैं कुछ रचनाएं दे दी हैं और उसके ये क्या है? पात्र हैं। कुछ रचनाओं के पात्र हैं। तो दिलीप किसके हो जाएंगे? रघुवंश के। और यक्ष किसके? मेघदूत के। और द्रौपदी किरातार्जुनीयम के। उपहार वर्मा 10 कुमार चरितम। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ही आएगा, है ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। एक बार मिला लीजिएगा पंडित जी। का पहला, फिर ख का तीसरा, फिर ग का दूसरा,
फिर इसका 4 का तो 4 ही है। ठीक है। मान लीजिए रचना ने पूछे ऐसे मिलाने के लिए दे दे, भाई वो तो दे ही देगा, उसको क्या है, मिलाना है आपको, कंसंट्रेशन से मिलाइएगा एकदम एकाग्रता के साथ। आगे दिया है आख्यायिका या कथा वस्तु अस्ति। आख्यायिका जो होती है वो बाण भट्ट की है ना, एक हर्षचरितम, एक कथा एक आख्यायिका है। तो उसी में बताया कि आख्यायिका जो होती है वो कैसी होती है, तो ऐतिहासिक। बाकी कवि कल्पित में ऋतु संहार है कालिदास वाली। कवि कल्पित के आधार पर भास भी 2 नाटक लिखे हैं, 2 रामायण मूलक, 2 कवि कल्पित, 2 उदयन और 7 ठू महाभारत वाला। ठीक है ना। मतलब वो परीक्षित 600 लोगों को क्या किए थे, परीक्षित माने थे। बाकी अगर उनको जोड़े हैं परीक्षित सहित तो 115 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा, 121। अगर उसमें पूछता कि परीक्षित को छोड़कर तो कितना हो जाता, 115 हो जाता। ये किसके अकॉर्डिंग है, मल्लीनाथ के। इनकी टीका कौन सी है, संजीवनी। लघुत्रयी पे कौन सी टीका है, संजीवनी। आगे दिया है धूमत ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होता है। तो आया ना एक श्लोक, धूमत ज्योति सलिल मरुताम। हाँ, तो उसी में दिया है कि धूम से मतलब धुआं, ज्योति मतलब प्रकाश हो गया, ये सलिल जल हो गया, और मरुत माने वायु। तो चारों के संयोग से कौन पैदा होता है, मेघ। आगे पूछा है कि मंदाक्रांता छंद में होते हैं, तो मतलब आपको परिभाषा आना चाहिए। छंद का क्या है, सभी छंदों का लगभग परिभाषा आनी चाहिए आपको। उसी में ये पूछ लिया है कि मंदाक्रांता छंद में होता है, तो आपको गण बताना है उसी में। जब आप पढ़ेंगे ना, मंदाक्रांता जलद सट गई मोह भनौ तात गुरुचित, तो देखिए मोह म है, भ न तात, तात मतलब 2 तगड़ होगा, तो माँ यहाँ है ही नहीं, माँ बा इसमें भी नहीं है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ माँ से शुरू नहीं है, भा से है, यहाँ भी भा से शुरू है, कट गया। तो मोह भनौ तात गुरुचित, तो मगड़ भगड़ नगड़ और तगड़ तगड़ 2 गुरु, टोटल कितने वर्ड हो गए, 17। और यति कितने पे होती है, 4 6 और 7। मंदाक्रांता छंद में यति कितने पे लगती है, 4 6 और 7। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आगे इसमें पूछ रहा है कि रघुवंश महाकाव्य कियद सूर्यवंशीया नाम राज्ञाम वर्णनमस्ति। मतलब कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है किसमें, रघुवंश महाकाव्य में। तो कितने हो जाएगा, 31। पहला कौन है पंडित जी, अंतिम। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ दिया है कि संध्या से किसकी तुलना की गई है। तो गाय चराने गए थे ना नंदिनी को, कौन, दिलीप सेवा कर रहे थे रघुवंश के 2य अंक में, तो उसी में किसकी तुलना की गई है, धेनु की। मतलब धेनु कैसे सुशोभित हो रही, कब, दिन के अवसान में, मतलब उधर दिन डूब रहा था, संध्या का समय था, और गाय भी वहीं थी, तो वो तुलना कर रहे थे कि मतलब कैसे लग रही है वहाँ गाय, किसके समान लग रही थी, संध्या के समान। संध्या माने शाम के समान, जब दिन डूबने वाला होता है तभी। हाँ, आगे दिया है दिलीपस्य भार्यायाः नाम किम। दिलीप के भार्या का क्या नाम था, सुदक्षिणा। और ये किसकी पत्नी थी, अज की। किनकी, अज की। लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी पत्नी है, विष्णु जी की।
ये दिया संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शर्मणे सुक्ति ग्रहण की गई है। तो ये भी किससे है? रघुवंश महाकाव्य से है। तो देखिए यहाँ दिया है कि स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति। ये कौन कह रहे थे? राजा दिलीप ना, कि अपने वंश की रक्षा, अपने वंश की रक्षा या सुरक्षा करने में स्वयं ही सूर्यवंश से ही सक्षम है। तो कौन कह रहे थे? ये राजा दिलीप। किस ग्रंथ में है चर्चा? रघुवंश महाकाव्य में। कितने सर्ग हैं पंडित जी टोटल? 19 सर्ग हैं, है ना। आगे दिया है व्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम। ये उक्ति किसने कहा है? पहले तो द्रौपदी ने कहा है। किसने कहा है? द्रौपदी ने कहा है। और ये सूक्ति है किसकी? तो अब यहाँ तो पूछ लिया लेखक, डायरेक्ट रचनाकार का पूछ लिया। तो कौन? भारवी। एक प्रसिद्ध है भारवी की, कौन सी? भारवे रौत, भारवे रथ गौरवम। आत्मपत्र तो है ही। भारवी का मूल नाम क्या था? क्या नाम था पंडित जी? दामोदर। आगे दिया है भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है? तो लगभग 600 ईस्वी के आसपास। आगे पूछा है कि किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है? तो यहाँ पे क्या दिया है? महाकाव्य है, 18 सर्गों वाला है। चंपू क्या है? गद्य पद्य, गद्य पद्य मई चंपू, नल चंपू, मदालसा चंपू, भारत चंपू, रामायण चंपू इत्यादि बहुत सारे चंपू ग्रंथ है। लेकिन नल चंपू और मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट की है, काफ़ी प्रचलित है। उसमें नल चंपू में किसकी कथा है? नल और दमयंती की। ठीक है। बाकी नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम इत्यादि, स्वप्नवासव दत्तम, भास के कुल 13 नाटक आ जाएंगे। आख्यायिका में हर्षचरित आ जाएगा आपका। किसकी है हर्षचरितम? बाण भट्ट की। आगे दिया है वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया था? तो किस वेश में गया था? ब्रह्मचारी के वेश में। आगे पूछा है किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? तो किस पद से होता है? श्रेय कुरूणाम अधिपस्य पालिनी प्रयासु वित्तिम यमयुक्त वेदितुम। अगला है, अगला देखिए। अगला कारक का है प्रश्न। किसका है? मातो निलयते कृष्ण। माता से कौन छिपना चाह रहे हैं? कृष्ण जी। तो छिपने के अर्थ में जिससे छिपेंगे उसी में पंचमी होगी। तो सूत्र कौन सा है? अंतर्धोयेन दर्शनम इक्षत इत्यत्र कस्य सूत्र से प्रवृत्ति भवति। तो अंतर्धौ एना दर्शनम इक्षति। आगे है जन करतो प्रकृति। पंडित जी, जन करतो प्रकृति। तो यहाँ पूछा है कि सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति, मतलब जिससे उत्पन्न हो उसी में क्या होगी? अपादान होगा और पंचमी विभक्ति होगी। कौन सा उदाहरण में सटीक है? ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ठीक है पंडित जी। तो इसमें कौन सी विभक्ति लग गई है? ठीक है। ब्राह्मण से क्या उत्पन्न हो रहे हैं? ब्रह्मा से क्या उत्पन्न हो रहे हैं? प्रजाएं। मतलब इसका मूल जहाँ से उत्पन्न होगा ना उसी में पंचमी लगेगी। ठीक है ना पंडित जी।
आगे दिया है काला धनोर अत्यंत संयोगे, तो इत्यस्य उदाहरणम किम, ये कहाँ पढ़ा गया है? द्वितीय विभक्ति में, कर्म कारक में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? काल मतलब होता है समयवाची। क्या होता है? समय। अब समय में क्या होगा? दिन, वर्ष, सप्ताह इत्यादि हो जाएगा। और अध मतलब होता है मार्ग। क्या होता है? मार्ग। तो मार्ग में क्या हो जाएगा? कोस भर हो जाएगा, किलोमीटर, फरलांग, जो भी आता है मार्गवाची में वो हो जाएगा। तो इसी के पूछ रहा है, इसका जब अत्यंत जो है संयोग होगा कालवाची और मार्गवाची शब्दों का, तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? तो क्रोशम कुटला नदी अस्ति, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कि मतलब जो नदी है वो कुटला मतलब टेढ़ी है, कितनी? कोस भर। कितनी? कोस भर। कोस भर में जैसे गंगा जी को ले लीजिए, तो यहाँ से कोस भर में क्या है? टेढ़ा है। तो वही को बताएं यहाँ पे कि ये किसका उदाहरण हो गया? ये मार्गवाची का। किसका हो गया पंडित जी? मार्गवाची का। अगला देखिएगा, अगला दिया है गवाम गोस्वा कृष्णा बहुशिरा। मतलब गायों में पंडित जी जो काली गाय है वो क्या है? बहुत दूध देने वाली है। तो अत्र कस्य सूत्र से प्रयोग अस्ति। आप सवेरे जो है सवेरे वाली क्लास में रट रहे थे ना कि षष्ठी पे लगेगी, वही आप ही का सूत्र है। तो क्या हो गया? यतश्च निर्धारणम। जहाँ से निर्धारण होगा, वो चाहे समूह हो, कोई भी चीज़ हो, जहाँ से निर्धारण किया जाएगा उसी में क्या लगेगी? षष्ठी या सप्तमी। तो गवाम क्या है? बहुत सारे गायों में। तो बहुत सारे गायों में, ये षष्ठी का बहुवचन है और ये सप्तमी का। तो बहुत सारी गायों में काली गाय क्या है? बहुत दूध देने वाली है। तो कौन सा सूत्र इसमें प्रयोग किया गया? तो क्या है? यतश्च निर्धारणम। आगे देखिए, यहाँ दिया है भुवः प्रभव वाला जो सूत्र है अपादान कारक में, उसी का है पंडित जी। हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमवतः गंगा प्रभवती। गंगा कहाँ से निकलती हैं? तो हिमवतः में क्या है? पंचमी का एक वचन है ना। गंगा कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय से। इत्यत्र केन सूत्रेण विभक्तिर्भवति। तो यहीं पे दिया है भुवः प्रभवः। क्या? अब याद रहेगा ना। देखिए प्रभाव वाला है ना, ऐसे भी पकड़ लेंगे। भुवः प्रभवः में हो जाता है ना, हिमवतः गंगा प्रभवती। तो प्रभवती शब्द वहाँ रहेगा क्रिया के रूप में। ठीक है पंडित जी। और जनकर्तु जो प्रकृति था, वहाँ क्या था? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। तो जनकर्तु प्रकृति में जन धातु, जन मतलब उत्पन्न होने में, और यहाँ भुवः प्रभवः ये भी क्या है? उत्पन्न होने में। तो कौन सा सूत्र हो जाएगा? भुवः प्रभवः। हाँ, ये दोनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, लगभग सभी एग्जामों में आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना है इसकी। हो सकता है आपको स्टेट में ही मिल जाए। यहाँ पूछा है कि रामेण बाणेन हतो बाले अत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। इसमें पूछ रहा है कि तृतीया विधायक सूत्र कौन सा है, न कि करण संज्ञा करने वाला है। तो कौन सा सूत्र हो जाएगा? कर्त कर्णयोश। ये क्या करता है? करण संज्ञा करता है। क्या? साधक तमम करणम से करण संज्ञा करता है। और कर्त कर्णयोश तृतीया से उसमें क्या लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। आगे देखिए पंडित जी दिया है गौड़े कर्मण दुह्यादेर इति नियमेन शुद्धम अस्ति। 16 द्विकर्मक धातुएं हैं ना, कितने? तो उसी में पूछा है कि गौड़े कर्मण दुह्यादेर इति नियमेन शुद्धम अस्ति। उससे नियम, उस नियम से शुद्ध कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? क्षुधा क्षीरनिधिम मथ्यते। क्षुधा क्षीरनिधिम मथ्यते। प्रथमा हो जाता है ना।
यहाँ दिया छात्रा चतुरः श्लोकान पठितवन्तः इति वाक्य से कर्मवाच्य प्रयोग अस्ति कि छात्र जो है कितने श्लोक पढ़ चुके हैं? 4 श्लोक। तो छात्रों के द्वारा कितना श्लोक पढ़ा गया है? तो इसका कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? तो कर्मवाच्य में करेंगे तो क्या हो जाएगा? छात्र ही हो जाएगा। तो छात्र तो मान लीजिए 3 जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ चतुरय को क्या हो गया? यहाँ प्रथमा में कर्म में क्या हो जाता है? प्रथमा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चत्वारः। और फिर ये श्लोकान है वहाँ, यहाँ क्या है? श्लोका। क्या हो जाएगा? पठिता। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। आगे देखिए, आगे पूछा है बाण भट्ट के पुत्र का नाम। तो बताए थे ना कि कादम्बरी जो रचना है वो 2 पार्ट में है। पूर्व भाग बाण भट्ट ने लिखा था और उत्तर भाग भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। तो वो जो सुकनासोपदेश वाला पार्ट है वो माना जाता है कि भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट द्वारा लिखा गया था। बाकी ये जो मयूर भट्ट है ये बाण भट्ट के क्या थे? साले थे। क्या थे पंडित जी? बाण भट्ट के साले थे। कौन? मयूर भट्ट। तो इन्होंने कौन सी शतक रत्न लिखे थे? सूर्य शतक। हाँ, फिर बाण भट्ट भी एक लिखे थे, मुक्तक, चंडी शतक। आगे यहाँ पूछा है वैशंपायन किसका पुत्र है? बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। वैशंपायन किसका पुत्र है? तो कंफ्यूज होगा भाई, वहाँ देगा सुकनास का। सुकनास किसके मंत्री थे? तारापीड़ के। और इनका पुत्र कौन था? चंद्रापीड़। ठीक है। पुंडरीक बताइए पंडित जी। मंकेश भैया लिखिए मत, आप बताइए पुंडरीक कौन था? हाँ, किसका प्रेमी था यही बता दीजिए। दिवंगत कौन हुआ था? पुंडरीक हुआ था ना। प्रेमिका कौन थी? महाश्वेता। धीरे धीरे बोलना, जोर से बोलिए, वो लोग भी सुनेंगे, वो लोग भी सुन लें। किसकी शरीर छोटी थी पंडित जी? अभी भी कंफ्यूज है। आगे दिया है युवा चंद्रापीड़ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया? तो किसने दिया था? उत्तर मत ढूंढिए, उत्तर देख के नकल कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बताइए, बिना देखे बताइए, इतनी बार पढ़े हैं। किसने उपदेश दिया था? सुकनास ने। कब? राज्याभिषेक के अवसर पर। राज्याभिषेक करने की इच्छा किसकी हुई? तारापीड़ की। किसकी? तारापीड़ की। और वहाँ दर्शनार्थ कौन आ गया था? सुकनास। तो वही जो है किसको उपदेश दिए? चंद्रापीड़ को। यहाँ पूछा है कि हारित पुत्र था। हारित किसका पुत्र था? किसका? जाबाली का। जब तोता वहाँ नदी के किनारे वहाँ सब मारने आए थे, जो बहेलिए आए थे सब मारने के लिए पक्षियों को, तो तोता बच गया था। तो लुढ़कते लुढ़कते वहाँ तालाब के पास चला गया था। तो वहीं गए थे स्नान करने। कौन? हारित, महर्षि जाबाली के पुत्र, अपने मित्रगणों के साथ गए थे स्नान करने। तो वहीं देखे उसमें एक पत्तों के बीच में छिपा हुआ था, तो वहीं से उठा के लाए। तो जब यहाँ आके पूछे अपने पिताजी से कि पिताजी ये कौन है, तो वो बताया कि अपने पूर्व जन्म का अपराध जो है भोग रहा है, वही वैशंपायन है, तोते के रूप में वही था। तो फिर वो शूद्रक के दरबार में जाकर के तोता बोला था वहाँ पे
पूरा कहानी बताया था। आगे देखिए, आगे दिया है शिवराज विजय आहत्य कत निश्वासा विद्यन्ते। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं टोटल? कितने हैं? और विराम कितने हैं? एक विराम में कितने निश्वास हैं पंडित जी? भाई एक विराम में 4 निश्वास है। ठीक है, तो तीनों में कितना हो गया? 3 गुणे 4 बराबर 12 निश्वास। कितने निश्वास? 12 निश्वास। आगे देखिए, आगे दिया है कि महमूद गजनवी सिंधु नदीम उत्तीर्य काम स्वराजधानी प्राविशत। मतलब महमूद गजनवी जब लूट करके यहाँ से चला गया, सोमनाथ मंदिर वगैरह भारत का धन लूट करके जब गया, तो नदी को, सिंधु नदी को पार करने के बाद वो किस देश को अपनी राजधानी बनाया? तो गजनी को। किसको? गजनी देश को। इस समय कहाँ है ये पड़ता है पंडित जी? अफगानिस्तान में। आगे दिया है कि सोमनाथ मंदिरे आक्रमणकर्ता कह आसित। तो अभी इसके आगे चर्चा हुई, कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, देखिए ये था मॉडल पेपर 5वां। अब इसके आगे का जो बचा हुआ है 51 से 100 तक, उसके प्रश्नों को हम बाद में हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृत।